हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज में। और आज हम डिस्कशन करेंगे 24 सितंबर 2021 के न्यूज़पेपर को द हिंदू एनालिसिस। जैसा कि आज आपको दिख रहा है फ्रंट पेज पे काफी सारे आर्टिकल दिए गए हैं। उनमें से पहला है मोदी मीट्स Adobe Qualcomm CEOs on the first day of USA visit। आपको सभी को पता है कि मोदी जी अपने 3 दिन की विजिट पर गए हुए हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी ये मिल चुके हैं। साथ में काफी सारी कंपनीज के जिनका इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर है, उन कंपनीज में उन कंपनीज के सीईओ से इन्होंने मुलाकात की है। ठीक है। और क्वाड समिट को लेकर के भी यहाँ पे बात की गई है कि क्वाड समिट को लेकर के भी मीटिंग होने वाली है। जो बाइडेन के साथ में भी बायलेटरल टॉक होने वाली है ना। यूएन जीए के समिट में भी ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा ये विजिट है मोदी जी का, जिसको लेकर के यहाँ पे कवर अप किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर सेकेंड वाले आर्टिकल की तरफ कि माइनर गर्ल जो है, आज से कुछ टाइम पहले की बात है, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 2 माइनर गर्ल का सेक्सुअल असॉल्ट हमें देखने को मिला, और उसमें उसमें काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। 26 अरेस्टेड, है ना। तो ये क्या है, किस एक्ट के तहत इनको सभी को अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, पॉक्सो एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया गया है। क्या होता है इसको हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। यहाँ पे फिर से वापस वही मैटर को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्नूपिंग चार्जेस लगाए हैं गवर्नमेंट के ऊपर काफी सारे एलिगेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उस एलिगेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कि हमें इंटरिम तरीके से एक पैनल को बनाना होगा जो इन्वेस्टिगेट कर सके कि क्या मैटर है, क्या कितनी सच्चाई है इन सारी चीजों को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कि इंटरिम तरीके से कमेटी बना करके या पैनल बना करके इसकी जांच करानी होगी। तो इसी मुद्दे को लेकर के बात की गई है। स्पाईवेयर को लेकर के क्या है, पेगासस स्पाईवेयर को लेकर, फिर इसको लेकर के आर्टिकल भी कवर अप किया गया था भाई न्यूज़पेपर में, द हिंदू में। उसमें ये कहा गया है, या गवर्नमेंट ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई कि कास्ट के बेसिस पर ओबीसी में हम जो सेंसस है वो नहीं कराना चाहिए। ये यहाँ पे बात की गई है, बैकवर्ड क्लासेस डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें कुछ पॉलिटिकली इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कास्ट को लेकर के यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है गवर्नमेंट के बीच में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहा है ना। क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई कि हमने 2011 में भी इसी तरीके से कुछ सेंसस को कराया था, जिसका जिसके डेटा का अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो इन मुद्दों को लेकर के इसमें गवर्नमेंट ने बात बताई है कि हमें ये सारे चीजें नहीं करना चाहिए। क्लियर। उसके बाद में बताया गया है गोगरा ग्रेजिंग एरियाज को लेकर के कि भाई कि यहाँ पे लोगों को मना किया जा रहा है कि आप अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए आप यहाँ पे ना लेके जाएं। अब ये गोगरा रेंज क्या है, बहुत ही डिस्प्यूटेड वाला पार्ट है ये इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। तो वहां के अग्रेशन को देखते हुए या जिस तरीके के हालात बॉर्डर पे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या जो वहां का मैटर है गलवान वैली रीजन या हॉट स्प्रिंग का आपने एरिया सुना होगा, जिसको लेकर के यहाँ पे बोला गया है कि आप अभी हाल फिलहाल में तो ना जाए, है ना। जानवर जो होते हैं, जो एनिमल्स जो होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके चारा के लिए ये जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं। इसको लेकर के यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद में प्रोटेस्ट चल रहा है भाई गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को या पाइपलाइन को लेकर के, जिसको कहा गया है क्या, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी, जिसको लेकर के सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट की बात चल रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है
कि ये सही नहीं है, ये एक तरफा पॉलिसी है जिसमें हमें प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगा, उनके हिसाब से पैसे को वसूल किया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पे इस मुद्दे को उठाया गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था, निर्मला सीतारमन के द्वारा। क्या है इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको अर्जुन MK1A मैन बैटल टैंक्स के बारे में बताया गया है कि सरकार ने ऑर्डर दिए हैं 7,523 करोड़ के और नए ऑर्डर टैंक्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। यहाँ पे हैवी व्हीकल फैक्ट्रीज को ये ऑर्डर दिए गए हैं। क्लियर। फुली इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ऐसे अर्जुन टैंक के ऑर्डर को बढ़ाने की बात की गई है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं भाई। चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट को, अपने फाइटर प्लेन को ताइवान की तरफ लॉन्च कर दिए हैं, उनके लिए, उनके देश की तरफ छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि ताइवान ने ये कहा है कल के दिन की भाई कि ताइवान भी ज्वाइन करना चाहता है एक ग्रुप को, जो कि 11 देशों का ग्रुप है। और उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPTPP ग्रुप के बारे में, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ में ये जुड़ना चाहता है, जिसके अगेंस्ट में चाइना ने ये अग्रेशन दिखाया है भाई ताइवान के अगेंस्ट में। क्योंकि चाइना का ये कहना है कि भाई ये तो हमारा ही हिस्सा है, हमारा पार्ट है, वन कंट्री टू सिस्टम की बात करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएन ने ये कहा है भाई म्यांमार कू को लेकर के, म्यांमार के अंदर जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये कहा है कि बहुत जल्द हमें ऐसे आसार दिख रहे हैं कि म्यांमार के अंदर सिविल वॉर हो सकता है। ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 1 फरवरी 2021 में म्यांमार में मिलिट्री को हमें थर्ड टाइम देखने को मिला, और वहां के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, है ना, वहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार जो चला रहे थे, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, तो आंग सान सूकी और विन मिंट को हाउस अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर काफी सारे करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए गए, जिनकी ट्रायल चल रही है। आगे बात कर लेते हैं। एक और एग्रीमेंट बिजनेस पेज पर हमें देखने को मिलता है कि विल मीट 2022 और यूएई इंडिया मिलने जा रहे हैं और एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है या इस एग्रीमेंट को लेकर के बात करना चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के सेपा को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, जिसको कहा जाता है इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा को लेकर के यहाँ पे बात की गई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एडिटोरियल पेज को लेकर के। यहाँ पे फिर से ऑकस को कवर अप किया गया है, वही मुद्दे को वापस से उठाया गया है कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो जाता है। क्वाड ग्रुप के बनने के बाद अचानक से एकदम से इस प्रकार के प्री अल्टीमेशन के इस तरीके का ग्रुप का क्रिएशन होना और इसमें 3 देशों का आना, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इससे क्या चैलेंजेस बढ़ जाएंगे? कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है कि भाई कि इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्वाड जैसे ग्रुप को बनाया गया, इनिशिएटिव लाया गया 2007 में और फाइनली रेक्टिफाई किया गया 2017 में। शिंजो आबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर का ये इनिशिएटिव था जिसको लेकर के आया गया और एक क्वाड डायमेंशन बनाने की बात की गई इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने की। और सबसे मेन तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि चाइना को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से बैरियर्स लगाए जाए, जिस तरीके की चाइना की सोच या चाइना का अग्रेशन उसके पॉलिसीज को लेकर के दिख रहा है। क्लियर। अब यहीं पे ऑकस के बारे में ऑथर ने लिखा है कि भाई कि बहुत बड़े गवर्नमेंटली चैलेंज भी हैं इंडिया के सामने कि भाई कि ऑकस का आना एक तरफ तो फायदा है कि भाई कि अभी तक एक ग्रुप बैठ करके सोच रहा था, अब दूसरा भी उसे बड़े लेवल पे सोचेगा। लेकिन वहीं पे कहीं ये बात भी चल रही है कि चाइना तो नाराज है ही है, क्वाड बनने से चाइना नाराज इसलिए क्योंकि चाइना क्वाड को कहता है कि ये एक तरीके का मिनी नाटो ग्रुप है
और अभी तो एक ही ग्रुप हमसे नहीं संभल रहा था, अब आपने दूसरा ग्रुप भी बना लिया है। लेकिन कहीं दूसरी तरफ ये चीज हमें देखने को मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि 1922 में एक ग्रुप बना था जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसको एंग्लो सेक्सॉन कहा जाता है, सेक्सॉन कहा जाता है 1922 में, जिसमें भी इसी तरीके का एक ग्रुप ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए को मिला करके बनाया गया, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके का वो ग्रुप वहां पे ब्रिटिश या एंग्लो कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया, उसी तरीके से कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं इस प्रकार के फायदे को लेकर के इसको क्रिएट तो नहीं किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। ऑकस की कुछ फायदे बताए हैं तो कुछ नुकसान बताए हैं भाई, कि किस तरीके से ये चैलेंज बन जाता है। चलिए, अगला जो एडिटोरियल पेज पे ऑथर लिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये बताना चाह रहा है कि भाई कि हर चीज को लेकर के हमारे यहाँ बात होती है क्लाइमेट को लेकर के, लेकिन क्या हम लोग क्लाइमेट को लेकर के इतने एक्टिवली तरीके से काम कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन, ग्रैंड जनरेशन को ये पता चले, या उनके लिए इस तरीके की धरती देखने को मिलेगी, इस तरीके से सेफली तरीके से, सेफ तरीके से उनको इस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये ऑथर लिख रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि किस तरीके का अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। 2000 1901 से लेकर के 2018 तक का यहाँ पे डेटा दिया, फिर उसके बाद में 2010 से लेकर के 2019 तक का ये डेटा दिया है कि टेम्परेचर बढ़ा ही है, ना कि कम हुआ है। फिर उसके बाद में पॉलिसीज को लेकर के बात की गई है कि हमारे देश में पॉलिसीज तो बहुत बनाई जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ऐसा क्या काम किया जा रहा है। क्लियर। समिट को लेकर के बात की गई है कि भाई जिसको लेकर के आप मिलने वाले हैं कोप 26 में, क्या मैटर होंगे आप लोगों के। बहुत सारे मुद्दे इन्होंने बताए हैं। परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन तो अभी हाल फिलहाल में अच्छी चल रही है, लेकिन उतना ही स्पीडली तरीके से कार्बन एमिशन भी हो रहा है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करती है यूएसए चाइना के बाद में। तो ये सारी बातों को यहाँ पे रखा गया है इस आर्टिकल में कि भाई कि अ क्लाइमेट चेंज नैरेटिव दैट इंडिया कैन स्टीर। तो यहाँ पे इसी की बात कर रहा है ऑथर, किस तरीके के प्रोटोकॉल को साइन किया गया, क्या हम कर रहे हैं, एनर्जी के रिसोर्सेज को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके के एनर्जी के रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें ये बातें भी कही गई हैं कि इंडिया ने बहुत इसके लिए एक्शन भी लिया है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्रिएट किया है, लेकिन बता रहे हैं कि ये भी कुछ उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से करना चाहिए, जबकि इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो यहाँ पे क्लाइमेट को लेकर के इस एडिटोरियल पेज को कवर अप किया गया है और उसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं भाई, आप देख सकते हैं इस तरीके के डेटा यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप इन्हें एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा भाई। चलिए, हम शुरू करते हैं आज के हमारे पूरे पेज को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ये वाली बात को अब इस वाले टॉपिक को तो हम अब एक दो दिन में और ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे, क्योंकि मोदी जी की अमेरिका विजिट से ऐसे बहुत सारे हमें पॉइंट्स निकल करके आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें हमें नोट करना पड़ेगा। क्लियर। क्या क्या चीजों को लेकर के डील साइन की जाएगी, इन पर हम बातें करेंगे। इस पे अभी हाल फिलहाल ज्यादा बात करने के लिए कुछ नहीं है, बस इसमें अभी ये है कि इसमें ये बात की गई है कि अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, उनके सारे सीईओ से इन्होंने मुलाकात की है, ये देख सकते हैं आप। और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इंडियन ओरिजिन ये महिला जिनसे भी इन्होंने मुलाकात की है, तो इसके बारे में हम एक दो दिन में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये देखिए भाई, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई गवर्नमेंट के लिए कि आपने किसी भी तरीके की हमें क्या नहीं दिया है, कोई हलफनामा नहीं दिया। ये पहले भी मुद्दा यहाँ पे आ चुका है ना।
तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, यहाँ पे यही बात की गई थी कि भाई कि हम किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं करेंगे क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटीज का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कि यदि आप नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन हमें क्या बनानी पड़ेगी, इंटरिम तरीके की पैनल बनानी पड़ेगी, और जितने एलिगेशंस आप लोगों के ऊपर लगे हुए हैं भाई उसकी जांच तो करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीज आ रही है निकल करके कि भाई कि जांच किस चीज को होने वाली है लेकर के, तो यहाँ पे एक स्पाईवेयर की बात हो रही है, पेगासस स्पाईवेयर, जिसके बारे में ये मुद्दा उठा है क्योंकि इसमें ये चीजें निकल करके आई हैं कि भारत की सरकार ने ऐसे काफी लोगों की, इवन मिनिस्टर्स की, ऐसे काफी एमपीज की, अपोजिशन में बैठे हुए जो एमपीज हैं उनकी, और उन काफी सारे एक्टिविस्ट जर्नलिस्टों की क्या कराई गई है, जासूसी कराई। स्नूपिंग का मतलब क्या होता है, ताक झांक कराई गई है भाई, जासूसी कराई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है भाई, क्योंकि पेगासस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस ऐप का या इस स्पाईवेयर का या पेगासस स्पाईवेयर को इस्तेमाल करने के लिए अथॉरिटी उस देश की गवर्नमेंट के पास में होती है जिससे वो डील करते हैं। यदि उसको भारत के अंदर जासूसी करनी होगी तो उससे डील करना होगी सबसे पहले गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किसकी हमें किसे ट्रेस करना है, किसे हमें फैच करना है, ये सारी बातों को यहाँ पे बताया गया है। पेगासस है क्या, एक तरीके का स्पाईवेयर है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में एक्टिव कर दिया जाता है और उससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन को निकाल सके। किस तरीके की इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पे आपको दिख रही कि एक दूर दराज पे बैठा हुआ हैकर आपके मोबाइल को किस तरीके से अपने कंट्रोल में ले सकता है, उसके ये तरीके हैं, मैसेजेस के फॉर्म में, व्हाट्सएप कॉल के उसमें बेसिस पे, या व्हाट्सएप मैसेजेस के बेसिस पर ये आपके मोबाइल में एंटर हो जाएगा। देन फिर उसके बाद में आपके इस सारे फंक्शंस को वो ऑपरेट कर लेगा, हैक कर लेगा, और अपने हिसाब से आपके मोबाइल को ऑपरेट करेगा। ये क्यों हुआ इसकी भी जानकारी मैं आपको बता दूं। इस सॉफ्टवेयर को तैयार, इस प्रकार के पेगासस को तैयार इसलिए किया गया, इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा इसे 2010 में तैयार किया गया था, क्योंकि काफी देशों की ये डिमांड थी कि टेररिस्ट की एक्टिविटीज को रोकने के लिए हमें इस प्रकार की हैकिंग की जरूरत है, या हमें इस तरीके के सॉफ्टवेयर की जरूरत है, स्पाई विंग की जरूरत है, ताकि हम स्नूपिंग करा सकें। तो ये मुद्दा हमारे देश में भी आया, काफी सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि भाई कि इन्होंने हमारी जासूसी कराई। तो ये बातें निकल करके आई और उन्होंने इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दी कि भाई कि या तो आप इन्वेस्टिगेट कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर के सरकार से जवाब मांगा, जिसको लेकर के किसी भी तरीके का रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया। तो अब यहाँ पे उन लाइनों को नोट कर लीजिए भाई, नोट्स बना लीजिए कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर क्लासिफाइड एज अ स्पाईवेयर। ये किस टाइप का है, ये एक तरीके का मालवेयर क्लासिफाइड, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसको हम स्पाईवेयर या पेगासस के नाम से हम जानते हैं। पेगासस हैज बीन द डेवलप्ड बाय द इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप, और ये 2010 में स्टैब्लिश हुआ है। सारी चीजें जितनी भी हमने डिस्कशन की है वो यहाँ पे आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ पहले अलग तरीके से काम करता था, जिसमें आपको अटेंड करने की जरूरत होती थी कि भाई कि पहले यदि आपके मैसेज इनबॉक्स में वो मैसेज ड्रॉप किया और यदि आपने उसको लिंक किया है तब वो जाकर के सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में एंटर होता है। लेकिन 2016 के बाद ये इस तरीके से, इतना एडवांसली तरीके से, कि बस आपके मोबाइल में मैसेज जैसे ही पहुंचा या मिस कॉल जैसी पहुंचा वैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल के अंदर एक्टिव हो जाता है। ये एडवांस तरीके का ये स्पाईवेयर है पेगासस, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जीरो क्लिक
अटैक जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि तुरंत एक मैसेज भी यदि गया, आपने भले ही ओपन नहीं किया, लेकिन वो मैसेज के थ्रू या मिस्ड कॉल के थ्रू वो आपके मोबाइल के अंदर एंटर कर जाता है और आपके मोबाइल की सारी जानकारी उस हैकर के पास में पहुंच जाती है। तो इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पे ये चर्चाएं की गई हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे सेंसस को लेकर के बात चल रही है भाई कि कास्ट वाइज सेंसस बैकवर्ड क्लासेस में डिफिकल्ट हो जाता है, और ये सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल इशू है या डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो इससे इसमें काफी सारी समस्याएं, तो इस तरीके के हम सेंसस को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे ये बात की गई है कि भाई इससे पहले भी 2011 में इस तरीके का सेंसस हमने कराया था, ठीक है, जिसका डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। 2011 में किस तरीके का सेंसस, तो इसको कहा जाता था सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ 2011। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि स्टैटिक में क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आप नोट कर लेना भाई कि फर्स्ट टाइम कास्ट वाइज सेंसस कब हुआ था, तो जब परमानेंट पॉपुलेशन सेंसस रिपन ने करवाया था, तभी उसी टाइम पीरियड में आपको इस प्रकार का सेंसस देखने को मिलता है जिसको कास्ट वाइज सेंसस बोलते हैं। 1881 जब भारत में पहली बार परमानेंट पॉपुलेशन सेंसस की शुरुआत हुई। क्लियर? सेंसस से रिलेवेंट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आता है कि पहली बार कब हुआ है, तो 1872 पहली बार पॉपुलेशन सेंसस मेयो के टाइम पीरियड में कराई गई थी। क्वेश्चन आ सकता है भारत में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस किसके टाइम पीरियड में, तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे कराई गई थी, लेकिन ये एक तरीके की नॉन सिंक्रोनस टाइप की सेंसस थी जिसको हम मानते नहीं हैं। हम जहां से इसको परमानेंटली तरीके से एक्सेप्ट करते हैं सेंसस को, तो 1881 से यानी लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई पॉपुलेशन सेंसस जो कि सिंक्रोनसली तरीके से एक्सेप्ट की गई या कराई गई, इसके बारे में हम बोलते हैं। आप सभी को पता है कितने इयर्स में ये सेंसस होती है, तो एवरी 10 इयर्स में होती है। अभी तक टोटल कितनी बार सेंसस हो चुकी है, तो 15 टाइम्स हो चुकी है। आफ्टर इंडिपेंडेंट ये 7 बार हो चुकी है, 1951 से लेकर के 2011 तक। 2011 के सेंसस का डेटा ये कहता है कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ की जनसंख्या उस समय थी, लेकिन आज का यह अनुमान कहता है कि लगभग 139 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या का अनुमान है, जो 2021 के सेंसस में हमें पता चलेगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार का जो सेंसस होगा वो डिजिटल तरीके का सेंसस होगा, जो कि अब तक का ये पहला होगा जिसको डिजिटलाइज तरीके से कराया जाएगा। नहीं तो अभी तक जितने भी सेंसस थे वो पेपर वर्क वाले सेंसस थे, पेपर में ये सारा सेंसस कंडक्ट कराया जाता था। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पॉक्सो एक्ट के बारे में समझ लीजिए भाई, मुद्दा क्या था वो मैंने आपको बता दिया है कि दो जो माइनर गर्ल हैं, बच्चे हैं, उनके अगेंस्ट में सेक्सुअल असॉल्ट देखने को मिला, और उसमें उसके एवज में 26 जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया। और किस किस एक्ट के तहत, किस ऑफेंस के तहत इसको किया गया है, तो उसे हम बोलते हैं पॉक्सो एक्ट के तहत। इसे कब लाया गया था इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई कि आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, है ना, वो जानकारी आपके पास में होना चाहिए। तो उसके लिए बनाया गया है पॉक्सो ई बॉक्स बनाया गया है, जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की बात करता है। ई बॉक्स लॉन्च किया गया था 2016 में। ये एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, कंप्लेंट बॉक्स है जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन लेता है वे, NCPCR, इनिशिएटिव टू हेल्प
Children report such crime directly to the commission. क्लियर हुआ? और ये easy reporting and timely action against the offenders under the POCSO Act 2012 के लिए ये बहुत तेजी से काम करता है। एक साल के अंदर इसके सारे चीजों को सुनवाई, सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बताता है। चलिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की बात करते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था। ये क्या बोलता है कि भारत में बच्चों के लिए इस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट को रोकने के लिए या उसमें उसे चीज को, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का एक्ट पास किया गया 2012 में। अब यहाँ पे बात होती है कि भाई कितने साल के बच्चों के लिए ये तरीके का एक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे बात होती है कि द एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट काम करता है। अच्छा, साथ में उनको प्रोटेक्ट तो करता ही करता है, लेकिन उनके वेलफेयर के लिए भी काम करता है। ये जो इंश्योर करता है कि उन्हें हेल्थी फिजिकल और उनके इमोशनल और इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ये एक्ट काम करता है, जिसको हम पॉक्सो एक्ट बोलते हैं। ठीक है। द एक्ट डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूडिंग द प्रिटेंटेटिव और नॉन प्रिटेंटेटिव पेंट्रेटेटिव असॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी भी आती हैं। और इसके लिए ये एक्ट काम करता है। और यदि इसमें आप दोषी पाए जाते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से सजा के भी इसमें प्रावधान रखे गए। ठीक है, उनको हमें देखने की जरूरत नहीं है। आप तो इस एक्ट को ध्यान में रखिए कि ये कब आया था और इसके लिए कंप्लेंट के लिए कौन सा बॉक्स बनाया गया है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, गोगरा ग्रेजिंग की हम बात कर रहे हैं। एरियाज जिनको अभी थोड़े टाइम पीरियड के लिए अभी बंद कर दिया गया है कि आप किसी भी तरीके का यहाँ पे चारा चारे के लिए आप अपने जानवरों को यहाँ पे ना लेके जाएं, क्योंकि अभी वैसे ही आप सभी को पता है कि बॉर्डर में किस तरीके के हालात चल रहे हैं। तो इस चीज को लेके बात की। अब आपके दिमाग में आएगा कि साहब ये गलवान वैली तो हमने जरूर सुना है, अब ये गोगरा क्या है? तो ये देख सकते हैं आप, गलवान वैली PPP14 आप लोगों ने सुना होगा। अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन से पॉइंट पर ये हमला हुआ था या यहाँ पे लड़ाई हुई थी, तो इसकी बात है। हॉट स्प्रिंग की बात करें तो PP15 ये वो जगह है, पॉइंट है। अब इसी में ही ये जो जगह है इसको हम गोगरा साइट बोलते हैं, जहां पे मना किया गया है कि भाई अभी आप बॉर्डर पे ना जाएं, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एरिया कहाँ पे है। तो लद्दाख रीजन में आता है। हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? LAC की बात कर रहे हैं, जो कि 1962 के टाइम पीरियड में ड्रॉ की गई, जब इंडिया एंड चाइना का वॉर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाले पार्ट को आपको समझ में आना चाहिए, आ गया है। और हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और इसको लेकर के भाई प्रोटेस्ट किया जाएगा, है ना। तारीख भी मेंशन की गई है। क्या है इसमें? इसमें ये कहा गया है भाई कि सरकार की ये जो पॉलिसीज है, आने वाले 4 साल के अंदर हम नेशनल एसेट्स को प्राइवेटाइज कर देंगे और उसमें 6 लाख करोड़ रुपए की जो इनकम है उसे जनरेट किया जाएगा। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम जो है NMP प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और इसे अनाउंस किसके द्वारा किया गया? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा इसे अनाउंस किया गया था 23 अगस्त 2021 में, जिसमें कहा गया कि 6 लाख करोड़ रुपए अगले 4 साल में सरकार ग्रो करेगी। कैसे ग्रो करेगी? अपने नेशनल एसेट्स प्लान के तहत। वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ये है वो नेशनल एसेट्स प्लान, जिसमें ये कहा गया है मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत कि सरकार के जो भी
उपक्रम हैं या जितने भी पीएसयूज हैं या जितने भी पब्लिक सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रोड हुआ, रेलवे हुआ, पावर ट्रांसमिशन हुए, पावर जनरेशन हुए, नेचुरल गैस पाइपलाइन हुई, इसके बाद इधर आइए टेलीकॉम सेक्टर हुआ, माइनिंग हुआ, एविएशन हुआ, पोर्ट हुए, ये सारी चीजों को आने वाले टाइम पीरियड के लिए प्राइवेट हाथों को सौंप दिए जाएंगे। और उसके बदले में कितना पैसा ये एनएमपी प्लान के तहत कमाएंगे या ग्रो करेंगे, मनी को ग्रो करेंगे, तो 6 लाख करोड़, 6 ट्रिलियन की आने वाले 4 साल की ये पॉलिसी है। ये नेशनल एसेट्स हैं भाई। अब प्रोटेस्ट की बात क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई सरकार तो इन्हें प्राइवेट हाथों में दे देगी, फिर प्राइवेट हाथों में जब देंगी तो ये उसी तरीके का हमसे फिर पैसा भी वसूलेंगे, टैक्स भी वसूलेंगे, तो मोनोपोली चलेगी भाई फिर उनकी, जिसका असर लोगों पर जाएगा। तो इस चीज को लेकर के ये कहा गया कि भाई कि ये पैसा ग्रो करने की जो पॉलिसी है ये ठीक नहीं लग रही। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे इस मुद्दे को उठाया गया है, और ये कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहां से कितना कितना पैसा सरकार को मिलेगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। आगे क्या बात है कि सरकार ने यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर दिए हैं हैवी व्हीकल फैक्ट्री को, लगभग 7,523 करोड़ के ऑर्डर दिए हैं कि जल्द से जल्द आप नंबर्स में मैन बैटल टैक्स टैंक्स बोल रहा हूं, इनको प्रोड्यूस करना है, इसकी बात की गई है, जिसका नाम है अर्जुन MK1A टैंक। क्लियर हुआ? अब इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सारे काम हमारे देश में करता कौन है, तो डीआरडीओ करता है। डीआरडीओ के साथ में इसका डिजाइन किसने मिलकर के तैयार किया है, तो एमबीटी टैंक, जिन्हें हम बोलते हैं मैन बैटल टैंक्स बोलते हैं, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, CVRDE के द्वारा इसके डिजाइन को बनाया गया है। किसके साथ मिलकर के? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के। ये कब डिजाइन किया गया? 1983 टू 1996 में। मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री कर रही भाई। और ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री भारत में कहां पर है, तो ये भी सुन लीजिए, अवादी में है। अवादी कहां पर आता है, तो चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री है। आप लोग को याद आ रहा है एनालिसिस, दो तरीके के कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, है ना? एक तो कहां पर है, तमिलनाडु में, भारत का पहला डिफेंस कॉरिडोर, और दूसरा अभी रिसेंटली मोदी जी ने ही इनोग्रेट किया था अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, जिसमें 6 सिटीज को कनेक्ट किया जाएगा, कॉरिडोर के अंदर कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें हैं जिनके बारे में बात की गई है। चाइना ने भाई अपने फाइटर जेट प्लेन को ताइवान के ऊपर छोड़ दिए हैं, तो ताइवान ने कहा है कि भाई कि कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे हमारे हिसाब से, ऐसा ताइवान की गवर्नमेंट ने कहा है। और चाइना ने ऐसा एक्शन क्यों लिया है वो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। वो मुद्दा है CPTPP का मुद्दा, जिसमें ताइवान ने ये कहा कि भाई हम भी उन 11 देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि CPTPP में आते हैं, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये ग्रुप क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेवेंट क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में बनेगा। तो ये है वो ग्रुप जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या है? इसमें 11 देश आते हैं। ये एक तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट है भाई। 8 मार्च 2018 में ये बना था और इफेक्टिव हुआ 30 दिसंबर 2018 में। क्लियर? इसके बाद लोकेशन की बात करें तो सैंटियागो चिली की कैपिटल में इसे साइन किया गया था।
और आज की डेट में 11 देश इसके अंदर आते हैं, और ताइवान इसमें ऐड होने की बात कर रहा है। कौन कौन सी कंट्री आती है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। ये एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है जो ट्रेड रिलेशन के लिए इसको बनाया गया है, बायलैटरल ट्रेड के लिए बनाया गया है। ये कंट्रीज यहाँ पे आती हैं। इनमें से यहाँ की कुछ कंट्रियां हैं, यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर की कंट्रियां इसके अंदर शामिल हैं, और बाकी का आपको दिख रहा होगा साउथ चाइना सी एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के कंट्री इसके अंदर आती हैं। साउथ चाइना सी के की भी कंट्री इसके अंदर आती हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। क्या है कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इन 11 देशों की यदि इकोनॉमी की हम बात करें तो 11.9 ट्रिलियन की इनकी ग्लोबल इकोनॉमी साइज है। इनको मिला ले तो जो कि पूरे उसमें 14% की ये ग्लोबल इकोनॉमी के बराबर आती है। पॉपुलेशन की बात करें तो 500 मिलियन पीपल इन 11 कंट्रीज को मिला ले तो ये यहाँ पे आती हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसी चीज में शामिल होने के लिए ताइवान के अगेंस्ट में चाइना ने ये एक्शन लिया है, क्योंकि चाइना नहीं चाह रहा है कि भाई कि इसके साथ ये शामिल हो। ठीक है। अब यूएन ने क्या कहा है? यूएन ने ये कहा है कि भाई कि ऐसा लग रहा है कि म्यांमार के अंदर सिविल वॉर हो सकता है, क्योंकि वहां पे अभी मिलिट्री कूच चल रही है। आप सभी को बता दें, जानकारी दे दें कि 1 फरवरी 2021 म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हमें देखने को मिला, और आंग सान सूकी और विन मिंट जो वहां के लीडर थे, स्टेट ऑफ काउंसलर एंड दूसरी पोस्ट प्रेसिडेंट विन मिंट, इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया वहां के मिलिट्री के द्वारा। और वहां की जनता भी नहीं चाहती है, क्योंकि भाई मिलिट्री ने काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे अग्रेशन दिखाया, और काफी अभी तक म्यांमार के लोगों की भी जाने जा चुकी हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के। तो यही बातें हैं। ठीक है। और कितनी बार यहाँ पे कू हो चुकी है यह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। हाउ मेनी टाइम्स मिलिट्री कू इन म्यांमार, और कब कब हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे यूएई और इंडिया के बीच के एग्रीमेंट की बात की गई है, जिसको कहा जाता है सेपा एग्रीमेंट, फॉर्मल नेगोशिएशन फॉर द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात की गई है भाई। ठीक है। इसको लेकर के फिर से ये बैठने वाले हैं, मीटिंग होगी 2022 में, तो इसकी चर्चा की गई है भाई। ये कब साइन किया गया था, ये आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी सीईपीए की। इन 2017 में इसको बनाया गया था। म्यूचुअली बाय बेनिफिशियल इकोनॉमिक डील थी ये यूएई और इंडिया के बीच में, जिसको हम सेपा बोलते हैं। ठीक। फ्री ट्रेड पैक्ट के लिए इसको किया गया था कि दोनों कंट्री एक दूसरे से फ्रीली तरीके से फ्री ट्रेड करेंगे, किसी भी तरीके के टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। यहाँ पे ये बात की गई थी। सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और एक तरीके के इसमें कौन कौन सी चीजों को बात की गई थी कि कस्टम्स कोऑपरेशन, ठीक है, कंपटीशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के यहाँ पे बातें की गई। इस तरीके की फैसिलिटी दी जाएगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोऑपरेशन एग्रीमेंट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहा गया। इंडिया ने इसके अलावा और कौन से देशों के साथ में सेपा एग्रीमेंट कर चुका है? तो साउथ कोरिया के साथ में भी है, और जापान के साथ में भी सेपा एग्रीमेंट इंडिया के साथ में है, जिसको हम बायलैटरल एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो इसी चीज को लेकर के यूएई और इंडिया 2022 में फिर से बैठने वाले हैं, मिलने वाले हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे इस टॉपिक को कवर अप किया गया। उम्मीद करता हूं आज की सारी डिटेल न्यूज़पेपर की आप लोगों को समझ में आ गई है। इसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले
एनालिसिस सीरीज में आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।